अस्सलाम वालेकुम SPSC एस्पायरेंट्स, मैं हूं मुक़द्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को स्टडी करते हैं, लेकिन याद रखें कि यहाँ पर जो चार्ज को स्टडी किया जाएगा या उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमेना डिस्कस किए जाएंगे उसमें चार्ज जो होगी वो स्टेशनरी है। दैट मीन्स कि वो एक जगह पर है। ऑलराइट, इसके बाद जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें चार्ज जो होगी वो मूव करती है और मूव करने की वजह से जो फिनोमेना होते हैं उनको डिस्कस किया जाता है। बहरहाल इस चैप्टर में हम चार्जेस को रेस्ट में कंसीडर करेंगे। ठीक, अब इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली मैटर की ही एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस होते हैं। कंडक्शन होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो होती है, इंडक्शन जो होती है, और उसके अलावा करंट का पास होना, करंट का जनरेट होना और अट्रैक्शन होना, रिपल्जन होना, दीज आर ऑल इलेक्ट्रिकल फिनोमेना, इलेक्ट्रिकल प्रोसेसेस। और ये किसकी वजह से होते हैं? जिस प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को सबसे पहले इंट्रोड्यूस फ्रैंकलिन ने करवाया था। इलेक्ट्रिक चार्ज होती है वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब दो चार्जेस अगर एक जैसी हैं, यानी दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो वो एक दूसरे को करती हैं रिपेल, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो भी वो एक दूसरे को रिपेल करती हैं। दैट मीन्स लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और अगर ऑपोजिट चार्जेस होती हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। दैट्स वाई अपोजिट चार्जेस जो होंगी वो अट्रैक्ट करेंगी एक दूसरे को। और ये भी याद रखना है कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी मेजरमेंट के लिए कोई यूनिट कोई डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। ऐसा यूनिट चार्ज का जो है दैट इज़ कूलम्ब। उसके बाद यहाँ पर एक्टिविटी गिवन है, इसका कोई नहीं है, पढ़ने के काबिल नहीं है ये टॉपिक। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस को। तो टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो दो तरह की चार्जेस हमने डिस्कस कर ली, वही दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। और ये जो होती हैं ना हम इनको क्रिएट कर सकते हैं ना हम इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दे आर डिस्क्रीट नेचुरल यूनिट्स, ये बात याद रखनी है। और एक कूलम में, जो जैसे कि चार्ज का यूनिट जो होता है दैट इज़ कूलम, तो एक कूलम में कितने ये नेचुरल यूनिट्स आ जाता है? दैट इज़ 6.24 इंटू 10⁻18 नेचुरल यूनिट्स जो कि इसमें आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि मेथड्स ऑफ चार्ज फॉर्मेशन, ये चीज़ पढ़नी है कि चार्ज फॉर्मेशन के 3 तरह के मेथड्स होते हैं, दैट इज़ इंडक्शन, कंडक्शन एंड फ्रिक्शन। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। अब जो ये 3 मेथड है, सबसे पहले आ रहा है इंडक्शन, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कह सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है। जैसे सपोज़ करें कि एक न्यूट्रल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसको हम ज़मीन में ना ग्राउंड कर देते हैं। ग्राउंड करने का मतलब इसको ज़मीन में ऐड कर दिया, ठीक है, कनेक्ट कर दिया। अब क्या हुआ कि ये न्यूट्रल है, दैट मीन्स कि इसके पास इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं। हम लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट इसके करीब ले आएंगे जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट इसके करीब ले आएंगे लेकिन टच नहीं करवाएंगे, विदाउट टच, जस्ट इसके क्लोज ले आएंगे। तो क्या होगा, इस स्फीयर में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे ना वो इस रोड से रिपेल होके दूसरी साइड आ जाएंगे, ठीक है। और जो इसमें नेगेटिव चार्ज हैं वो इस रोड के ना नज़दीक आ जाएंगे इस तरीके से। अब देखिए ये पोलर तरीके से स्ट्रक्चर बन गई कि एक साइड इसका वन साइड इसका नेगेटिवली चार्ज हो गया और दूसरे साइड जो इसका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। जब हम इसको ग्राउंड करते हैं ना, तो ग्राउंड करने का मकसद होता है कि न्यूट्रलाइज़ कर देता है, जो यहाँ पर चार्जेस को न्यूट्रलाइज़ करना होता है। जैसे ये दोनों तो अट्रैक्शन की वजह से अब न्यूट्रलाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन ये पोर्शन न्यूट्रलाइज नहीं हुआ हुआ, तो ये चार्जेस मूव कर जाएंगी, ठीक। और इस हिसाब से जैसे ये रोड हम दूर कर देंगे तो इस स्फीयर पर नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगी। तो ये नेगेटिव चार्जेस जो है वो आ गई इसके ऊपर, इस तरीके से ये चार्ज हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखें कि विदाउट टच जो है ये ऑब्जेक्ट चार्ज हुआ है। तो इंडक्शन हम किसको कहते हैं? दिस इज़ अ चार्जिंग मेथड, ये एक तरह का चार्जिंग मेथड होता है जिसमें एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है बट विदाउट रियली टचिंग अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट। यही चीज़ अगर हम कॉन्टैक्ट के थ्रू करवाएं, यानी यही ऑब्जेक्ट हम इसके कॉन्टैक्ट करवा दें, तो चार्ज जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। जैसे वो पॉजिटिव जो चार्जेस थी वो तो दूर चली गई, जो नेगेटिव चार्जेस होंगी वो अट्रैक्ट होकर ट्रांसफ़र हो गई दूसरी बॉडी के अंदर, तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा जिसके पास जस्ट पॉजिटिव चार्जेस बच गई। दैट मीन्स कि टच के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ जो चार्ज ट्रांसफ़र होता है उसको हम कहते हैं कंडक्शन, ठीक। लास्ट में आता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यानी जब भी दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब किया जाएगा, टू ऑब्जेक्ट्स रबिंग ओवर ईच अदर, तो जो चार्ज प्रोड्यूस होगी दैट इज़ ड्यू टू द फ्रिक्शन, ठीक है। अब ये जो इंडक्शन का प्रोसेस है, ये इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी कहते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ चार्ज
थ्रू द इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाय चार्ज ऑब्जेक्ट, एक चार्ज ऑब्जेक्ट को नियर बाय ले आए तो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज हो गई, रादर देन एक्चुअल ऑब्जेक्ट कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी हम जस्ट उसको जो है ना उस ऑब्जेक्ट को पास में ले आए हैं ना, उसको जस्ट नियर किया है, ऐसा नहीं कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट को टच करवा दिया। तो इस हिसाब से जब चार्जेस प्रोड्यूस की जाती है तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। ठीक हो गया। अब जो है यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, कि प्रोटॉन जो होता है वो दो अप एंड डाउन, वन डाउन क्वार्क्स के बने हुए होते हैं। क्वार्क इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी छोटा एक पार्टिकल है जिससे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बने हुए होते हैं। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है वो दो अप क्वार्क का, एक और जो वन है डाउन क्वार्क का बना हुआ है। अप क्वार्क और डाउन क्वार्क की वैल्यू ये गिवन है। जब आप इनकी समेशन करोगे ना, दो अप क्वार्क हैं तो आप 2/3 को सम कर दें 2/3 में, और एक डाउन क्वार्क यानी -1/3 उसमें ऐड कर दें, तो ओवरऑल आंसर जो है वो आएगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इक्वल 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन दो डाउन एंड वन अप क्वार्क का बना हुआ होता है। तो ये यहाँ से याद रख लें, कुछ भी आ सकता है, SPSC है, कुछ भी टच कर सकती है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के जो है ना कंसेप्ट से बनाया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है कि ना दो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसमें चार्जेस जो थी वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थी, पहले ये न्यूट्रल थे। ठीक, यहाँ पर हम पॉजिटिवली चार्ज एक नेगेटिवली चार्ज एक ऑब्जेक्ट है जो इसके करीब ले आए, तो पॉजिटिव चार्जेस इससे के अट्रैक्ट होके इस स्फीयर पर आ गई, जबकि ये येलो स्फीयर जो है इस पर नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब इनके अट्रैक्शन की वजह से ये सेपरेशन आ गई है। अब इस बलून को हमने हटा दिया जिस पर नेगेटिव चार्ज थी, ठीक है, और इन दोनों को अगर हमने सेपरेट कर लिया तो ये पूरा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। सो दिस इज़ हाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका बताया गया है, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, जिसके थ्रू ना ये डिटेक्ट किया जाता है कि एक जो बॉडी है उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है। ठीक है, ये नहीं बताएगी कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ रॉड, अब इस रॉड पर चार्ज है या नहीं है, तो ये चीज़ हमें इस इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू पता चलती है। अब वो चार्ज कितना है, कौन सा चार्ज है इसके ऊपर, ये कुछ इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इवन ये भी नहीं पता चलता कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, ये तक पता नहीं चलता। जस्ट वेदर ऑब्जेक्ट इज़ अ चार्ज और नॉट, बस इस चीज़ का आंसर मिलता है थ्रू द इलेक्ट्रोस्कोप। अगर हमें क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करनी है चार्ज की तो हम इलेक्ट्रोमीटर यूज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से पता नहीं चलती क्वांटिटी। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन को देख लें कि इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ दीज गोल्ड लीव्स। ये जो गोल्ड लीव्स हैं एक्चुअली इन्हीं के वर्किंग से हमें पता चलता है कि किसी बॉडी पर चार्ज है या नहीं है। अगर ये क्लोज्ड रहें लाइक दिस, दैट मीन्स कि ऑब्जेक्ट पर चार्ज नहीं है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट हमें चेक करना होगा ना कि ये रॉड है, इस पर चार्ज है या नहीं है, तो इस रॉड को हम इस बेस प्लेट के करीब ले आते हैं, ब्रास डिस्क जो बनी हुई है इसके करीब ले आते हैं। अगर करीब ले आने के बाद ये इस तरीके से क्लोज्ड ही रहे लीव्स, ये गोल्ड लीव्स ना क्लोज्ड ही रहे, तो मीन्स कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर इसको करीब लाने से ये लीव्स इस तरीके से खुल जाते हैं, दैट मीन्स कि उसके ऊपर चार्ज है। अब ये जो खुलते हैं ना, ये दोनों चार्जेस पर खुल सकते हैं, पॉजिटिव पे भी नेगेटिव पे, इसीलिए हम नहीं बता सकते कि इसके ऊपर बॉडी के ऊपर चार्ज क्या है। अब देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये तो हमें पता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप के करीब हम जैसे ही लाते हैं ना, तो क्या होगा कि ये जो गोल्ड के लीव्स थे ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस होते हैं। लेकिन होता यह है कि जब आप एक ऑब्जेक्ट इसके करीब ले आते हो तो क्या होगा कि जैसे ये इस पे पॉजिटिव चार्ज थी इस ऑब्जेक्ट पे, तो क्या होगा, इस लीव्स से जितने भी नेगेटिव चार्जेस होंगी वो चले जाएंगे इस ऊपर की तरफ अट्रैक्ट होके, क्योंकि पॉजिटिव ऑब्जेक्ट था तो नेगेटिव चार्जेस लीव्स से मूव करके ऊपर इस बल्ब की तरफ आ गए। ठीक है, पीछे रह गए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इन दोनों लीव्स पर मौजूद है, तो दोनों लीव्स अगर क्लोज्ड रहे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये दोनों लीव्स ऐसे खुल जाएंगे। यही चीज़ नेगेटिव के लिए भी हम अप्लाई करते हैं कि नेगेटिव बॉडी को अगर करीब लाओगे तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएंगी, पीछे रह जाती हैं नेगेटिव चार्जेस जो एक दूसरे को करेंगे रिपेल, और ऐसे ये लीव्स खुल जाते हैं जिससे प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज हमें पता चलता है। सो इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो चार्ज मौजूद है या नहीं है, कैसे हमें रिस्पॉन्स करता है, बाय मूविंग लीव्स। इसके लीव्स खुलते या बंद होते हैं इससे पता चलता है। ठीक है, और लीव्स जो होते हैं वो दोनों केसेस में सेपरेट होते हैं, इस वजह से ये हमें नहीं बता सकता कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये जस्ट डिटेक्शन करता है कि वेदर एन ऑब्जेक्ट हैज़ इलेक्ट्रिकल चार्ज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ एक्चुअली चार्जेस के बीच के फोर्सेस को क्वांटिटेटिवली डिटरमिन करने के लिए यूज़ होता है। कूलम ने ना क्या किया था कि दो चार्जेस रखी, लेट सपोज दिस इज़ पॉजिटिव चार्ज, दिस इज़ ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है,
Q1 नाम दे देते हैं इसको, और इसको नाम देते हैं Q2। अब ये दोनों एक जैसी चार्जेस हैं, तो लाइक चार्जेस जो होती है वो रिपेल करती हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में रिपल्जन फोर्सेस हैं, और इन दोनों के बीच में ये डिस्टेंस जिसको मैंने आर से शो किया है, ठीक। अगर इनको हम करीब ले आते हैं, कूलम ने यही चेक किया था कि अगर इन चार्जेस को करीब ले आते हैं तो इनकी जो फोर्सेस हैं उन पे क्या फ़र्क पड़ता है, कितनी फोर्स से ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, और अगर इनको दूर ले जाते हैं तो ये कितनी फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ठीक। और चार्जेस का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इस चीज़ को क्वांटिटेटिवली डिस्कस किया था कूलम ने बताया कि इनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, अगर ये अपोजिट चार्जेस होती तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेज होती। तो मैं एक्चुअली एक कॉमन सा नेम ले रही हूँ, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, चाहे वो रिपल्जन की हो या फिर अट्रैक्शन की हो, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पर। प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज पर ये दोनों चीज़ डिपेंड कर रही थी, फोर्स जो थी वो डिपेंड कर रही थी, और जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रही थी। यानी ऐसा था कि अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड इसका 5 है, इसका 2 है, ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, 10 आएगी। 5 to the 10 प्रोडक्ट है, मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं। अब लेट सपोज कि ना इस चार्ज को रिप्लेस करके इसको 2 बना दिया, या फिर इसको जो है वो 10 कूलम का बना दिया और इसको 1 कूलम का रखा, यानी अब एक का मैग्नीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा बन गया, एक का बहुत ही कम मैग्नीट्यूड, ठीक। लेकिन अभी भी इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो बिल्कुल वैसी होगी जितनी 5 और 2 की फोर्सेस के चार्जेस के बीच में थी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, इनकी भी मल्टीप्लिकेशन 10 के इक्वल है और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी 10 के इक्वल है। तो फोर्स जो है वो एक्चुअली इंडिविजुअल चार्ज पे डिपेंड नहीं करती, फोर्स इन दोनों की प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगी, ठीक। और जो है डिस्टेंस बिटवीन देम पर, लेकिन उसके स्क्वायर से, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम पे डिपेंड करेगी, बट इन्वर्सली डिपेंड करेगी। अगर आप इन दोनों के बीच का रेडियस बढ़ा दोगे तो फोर्स कम हो जाएगी, और अगर इन दोनों के बीच का रेडियस कम रखोगे तो ये फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। इस तरीके से है। तो अगर मैं इन दोनों लॉज को कंबाइन करूँ तो ये इस तरीके से होगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट अप्लाई होगा, एंड दैट कांस्टेंट इज के, ठीक है, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और के की जो वैल्यू है दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चारों पांचों कांस्टेंट ही हैं। 4 जो है दिस इज़ अ नंबर, पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है 22/7 या फिर 3.142, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी जो है वो फिक्स्ड है, दैट इज़ 8.85 इंटू 10⁻−10, ठीक। अगर हम इनकी वैल्यूज़ रखें तो फिर जो के की वैल्यू आती है दैट इज़ 9 इंटू 10⁻9, ठीक हो गया। और इसका यूनिट भी अगर हम ड्राइव करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो फोर्स, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो फार्मूला है, दिस इज़ फॉर द कूलम्स लॉ, ये फार्मूला कूलम्स लॉ के लिए यूज़ होगा, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि के बजाय हम इसमें लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं के यूनिट की तरफ। तो जैसे कि एफ इज़ इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम यहाँ से के की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फार्मूला रीअरेंज होकर आर स्क्वायर आ जाएगा एफ की मल्टीप्लिकेशन में, और अपॉन में आ जाएगा Q1 Q2, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। रेडियस का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। अपॉन कूलम चार्ज का यूनिट होता है, लेकिन यहाँ पर दो चार्जेस हैं तो इस वजह से कूलम स्क्वायर, तो यूनिट क्या बना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब बुक की जो है वो लैंग्वेज पर आते हैं। कूलम्स लॉ जो है, एक सेकंड, यस, कूलम्स लॉ जो है एक्चुअली क्या बताता है, इसकी स्टेटमेंट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन। जिस मैग्नीट्यूड से रिपल्जन या अट्रैक्शन होती है दो चार्जेस के बीच में, वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं किस चीज़ पर, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस पर, ठीक है। चार्जेस के मैग्नीट्यूड की भी प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन पर, और इन्वर्सली रिलेट करती हैं किससे, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ। डिस्टेंस बढ़ाओगे तो कम हो जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्जन। इस हिसाब से ये दो लॉज अलग अलग से बने और इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो कुछ ये फॉर्म आती है, वाइल के इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट थी, और उसके रखने के बाद एफ़ की वैल्यू कुछ इस तरीके से बनी। अगर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को जो है सॉल्व कर रहे हैं तो वैल्यू जो आ रही है दैट इज़ 8.99 इंटू 10⁻9, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी फिक्स्ड होती है, ठीक है,
इस हिसाब से के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 आ रही है। क्लियर हो गया। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये बात भी याद रखनी है। अच्छा, उसके बाद ये न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। कैलकुलेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखनी है। अब वो जो दो फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है। एक का मैग्नीट्यूड है +2 माइक्रोकूलम और माइक्रोनियम मिली है सॉरी, और दूसरे का है -3 मिली कूलम, ठीक है। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1 सेंटीमीटर। 2, 3 एंड 1। ओके, डेटा बना लेते हैं। Q1 जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो ले सॉरी 2 कूलम था, लेकिन मिली कूलम था तो हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लेते हैं कूलम्स के अंदर -3 से मल्टीप्लाई करके। सेकंड चार्ज जो थी दैट इज़ 3 कूलम, लेकिन मिली कूलम था लिखा हुआ, तो इस वजह से हम इसको भी 10⁻³ में ले आएंगे, क्योंकि मिली कूलम इज इक्वल्स टू 10⁻³ कूलम, ठीक है। रेडियस 1 सेंटीमीटर गिवन था। अगर आप 1 को 100 से डिवाइड करोगे इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू द मीटर्स, तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर, या फिर हम इसको पावर में लिखना चाहें तो 10⁻⁻² हो जाएगा। ये ज़्यादा इजी हो जाएगा लिखना इसको। अब हम इसको फोर्स की वैल्यू में रखते हैं, के की वैल्यू को बाद में देख लेंगे, पहले हम Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर रखते हैं, ठीक है। Q1 है 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, और Q2 जो है दैट इज़ 3 इंटू 10⁻³ अपॉन में आर का स्क्वायर है। आर का स्क्वायर यानी 10⁻² का स्क्वायर। अगर पावर का स्क्वायर करते हैं तो 10⁻⁻4 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये हो जाएगा 3 टू द 6 इंटू 10 पावर, ये है -3, ये -4 जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा +4। इस हिसाब से, और सॉरी एक और -3 भी है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या चार्जेस बन रही हैं, 6 - 6 हो गया, ये -6 + 4 तो ये हो जाएगा -2। 6 इंटू 10⁻²। लेकिन याद रखें ये सिर्फ इतने पोर्शन का आंसर था, अभी के की वैल्यू भी बाकी है। तो के की वैल्यू होगी 9 इंटू 10⁻9, इससे मल्टीप्लाई करना है 6 इंटू 10⁻²। 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 इंटू 10⁻9 - 2 हो जाएगा 7, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आंसर डेसिमल में आ जाए तो आप इसको 5.4 इंटू 10⁻8 भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो आंसर है वो डेसिमल में है, यस दिस वन, 5.4 इंटू 10⁻8 न्यूटन, ठीक है। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उससे पहले यहाँ साइड में जो बॉक्स बना हुआ है इसमें देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर ना पॉइंट चार्ज और टेस्ट चार्ज के बीच में डिफरेंस बताया हुआ है। पॉइंट चार्ज जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंगली है कि एक ऐसी चार्ज जिसके साइज़ बहुत स्मॉलर हो, इतना साइज़ स्मॉलर हो उस चार्ज बॉडी का कि अगर दो बॉडीज़ के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर साइज़, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं और इनका साइज़ इतना स्मॉल है कि इनके बीच के डिस्टेंस से भी स्मॉलर है, तो फिर ऐसे चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहते हैं, ठीक हो गया। और टेस्ट चार्ज हम किसे कहते हैं, टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है। तो स्मॉल मैग्नीट्यूड के चार्ज को जिसके अगर हम किसी फील्ड में उसको रख भी दें तो भी उसकी दूसरी फील्ड पर अफेक्ट ना पड़े, तो ऐसे स्मॉल मैग्नीट्यूड वाले चार्ज को हम टेस्ट चार्ज कहते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहते हैं कि किसी भी चार्ज बॉडी के सराउंडिंग में जो हमें महसूस होगी फोर्स, वो उसकी फील्ड की वजह से है। यानी किसी भी चार्ज की सराउंडिंग का जो पोर्शन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है, ठीक हो गया। और इस जो ये जो फील्ड होती है इसको शो करने के लिए, इस फील्ड को शो करने के लिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस हम ड्रा करते हैं, जो इमेजिनरी लाइंस हम ड्रा करते हैं उन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइंस कहते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें, इस पॉजिटिव चार्ज के आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसे इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं। सो दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। इनको ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन को देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इट्स अ रीजन अराउंड अ चार्ज पार्टिकल आर ऑब्जेक्ट। किसी भी चार्ज पार्टिकल या चार्ज ऑब्जेक्ट के सराउंड में जो रीजन होता है उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, जहाँ पर कोई और चार्ज जो है वो फोर्स अप्लाई कर सके, ठीक। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज़ द फोर्स पर यूनिट चार्ज,
कि पर यूनिट चार्ज कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। दिस इज़ द फार्मूला यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, एफ का यूनिट जो होता है दैट इज़ न्यूटन और क्यू का यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो है वो न्यूटन अपॉन कूलम हुआ। ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम इमेजिनरी ड्रा करते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के आउटवर्ड ड्रा की जाएंगी और नेगेटिव चार्ज के टूवर्ड्स। ठीक, ये पॉइंट जहन में रख लें। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल को, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इफ 9 माइक्रोकूलम एक्टिंग ऑन 3 कूलम चार्ज। फोर्स जो है दैट इज़ 9 माइक्रोकूलम और जो चार्ज है दैट इज़ 3 माइक्रोकूलम। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ इज़ 9 माइक्रोकूलम, माइक्रो में कन्वर्ट करने के लिए इसको 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से चार्ज में भी देख लें तो इट इज़ 3 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि चार्ज भी हमें माइक्रो में गिवन थी। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है F/Q। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी 9 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, ये -9 नहीं है, -6 है, क्योंकि हमने इसको कूलम में कन्वर्ट कर लिया। अब ये इससे कैंसिल हो गया, 3 का टेबल 9 पर 3 टाइम्स, सो ओनली 3 न्यूटन पर कूलम इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एंड हेयर इट इज़। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी इसी तरीके से फोर्स पर यूनिट चार्ज ही है, लेकिन यहाँ पर फोर्स पर यूनिट चार्ज का मतलब ये है कि, अच्छा, इसको फोर्स पर यूनिट चार्ज नहीं, सॉरी, वर्क पर यूनिट चार्ज कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को, कि एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से, किसी रेफरेंस पॉइंट से मूव करवा कर दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जो इस पर वर्क डन होगा उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन to transport a unit charge from a reference point to a given location is called electrostatic potential। ठीक, यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि जब भी इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा तो वो एनर्जी को गेन करेगा, दैट पोटेंशियल एनर्जी इट विल गेन। और अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है तो इट विल लूज़ एनर्जी। ओके, ये MCQs में पूछी जाती है चीज़ें। ठीक, अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका यूनिट वोल्ट होता है। ठीक, वोल्ट जो है इसको हम फर्दर खोल कर लिखें तो ये होता क्या है, जूल पर कूलम, क्योंकि हमने क्या कहा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वर्क का यूनिट जूल होता है और चार्ज का यूनिट कूलम है, तो जूल पर कॉलम, जिसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वोल्ट जो है ना सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस का, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी यूनिट होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके न्यूमेरिकल को कर लेते हैं। न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 300 मिली जूल्स ऑफ वर्क डन ऑन अ 150 मिली कूलम चार्ज। स्मॉल m का मतलब होता है मिली। ठीक है, और इसको अगर हम जॉल में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो याद रखें, वर्क डन क्या गिवन है, 300 मिली जूल गिवन है वर्क डन, जिसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे मिली से कूलम के अंदर तो -3 हो जाएगा। ठीक है, -3 यानी ये 2 0 इससे कैंसिल हो गए, तो 3 इंटू 10⁻⁻1 भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। और जो चार्ज गिवन है दैट इज़ इक्वल्स टू 150 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ठीक है, मैं इसकी ये वाली फॉर्म नहीं लिख रही। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑल्सो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो हम इसमें 300 इंटू 10⁻³ लिख लेते हैं, अपॉन में आएगा 150 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ कैंसिल हो गए, 150 का टेबल 300 पे ट्विस्ट टाइम लगेगा, तो आंसर इज 2 वोल्ट एंड हेयर इट इज़ 2 वोल्ट। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस पर आते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या चीज़ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, लेकिन ये पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं कि इट इज़ द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, और इसको हम वोल्टेज डिफरेंस भी कह सकते हैं। अब इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो मैंने वो डिटेल्स में जो है नहीं डिस्कस करनी,
क्योंकि टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिटेल्स में नहीं आ सकती। तो बस इनके नाम देख लीजिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के एप्लीकेशंस में वैन डी ग्राफ्स जनरेटर, ज़ीरोग्राफी, लेज़र प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, स्मोक प्रेसिपिटेटर्स, तो ये सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के जो प्रिंसिपल है उस पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। इवन जेएसटी के टेस्ट में भी इनके कम्बिनेशन का आंसर जो है क्वेश्चन बना था कैपेसिटर से ना, उनकी रेजिस्टर की कम्बिनेशन, कैपेसिटर की कम्बिनेशन। तो यहाँ से ना टॉपिक से बन सकते हैं, तो किसी भी टॉपिक को स्किप करने की नीड नहीं है। हाँ बिल्कुल ही अनइम्पॉर्टेंट सी चीज़ है तो भले आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो अब हम कैपेसिटर पर आते हैं। कैपेसिटर एक सिंपल डिवाइस होती है और या फिर कंपोनेंट है जो कि चार्जेस को स्टोर करता है। ठीक है, कैपेसिटर स्टोर करता है चार्जेस को। अब ये जो कैपेसिटर, अगर इसकी कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें दो कंडक्टर्स होते हैं। ये जो दो कैपेसिटर्स होते हैं पैरेलल रखे जाते हैं और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई मीडियम होता है, जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से इनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन वो मीडियम जो होगा वो इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए। ठीक है अच्छा, इससे बनता है कैपेसिटर। ठीक, ये जो सिस्टम है दिस इज कॉल्ड कैपेसिटर। अब इसको बैटरी से कनेक्ट किया जाएगा तो इस तरीके से ये चार्ज हो जाता है, यहाँ पर चार्जेस स्टोर होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब कितनी चार्जेस स्टोर होती हैं, इस कैपेसिटर की जो एबिलिटी है कि वो कितना अच्छे से चार्जेस को स्टोर कर सकता है, उस एबिलिटी को कहते हैं कैपेसिटेंस। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्जेस इन अ कैपेसिटर। ठीक, जो चार्जेस यहाँ पर स्टोर होंगे वो डिपेंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पर। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर चार्जेस स्टोर होंगी। अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा देते हैं तो इज़ इक्वल टू लग जाएगा और एक कॉन्स्टेंट लगता है दैट इज़ सी। अब ये जो सी है, इस इक्वेशन को याद रख लें, ये जो सी है दिस इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, जिसको कह रहे हैं एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस। तो ये रहा ये फार्मूला, एंड देन सी को अगर हम सॉल्व करें तो ये बन जाएगा क्यू ओवर वी, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो है वो चार्ज पर पोटेंशियल डिफरेंस के हिसाब से बनेगा। और इस हिसाब से इसका यूनिट क्या बनेगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट बनेगा, जिसको हम फेरेड भी कहते हैं। सो दिस इज यूनिट फॉर यूज्ड फॉर द कैपेसिटेंस। ठीक, अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपेसिटेंस पर जो है इफ़ेक्ट करेंगे, वो डिपेंड करेंगे, वो ये फैक्टर्स हैं। पहला है एरिया ऑफ द प्लेट। जितना ज़्यादा एरिया होता है उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस होगा, यानी उतनी ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगी। और जो दो प्लेट्स हैं जिनसे हमने कैपेसिटर को बनाया है उनके बीच का डिस्टेंस भी इफ़ेक्ट करेगा। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट जो है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है कैपेसिटेंस पर। ये कम होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा है, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज़ होता है अगर उनके बीच का जो मीडियम है उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ज़्यादा है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप बनता है किसका, कैपेसिटेंस का। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो फिर कैपेसिटेंस भी ज़्यादा होगा। अब आते हैं कम्बिनेशन पे कैपेसिटर्स की। देखिए कभी कभार कैपेसिटर्स एक फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं, जैसे कि एक कैपेसिटर हमारे पास 5 जो है कूलम का है और एक जो है वो 10 का है। अब हमें हमारे पास सिर्फ ये दो कैपेसिटर्स ही हैं। ठीक है, लेकिन हम जो है इससे ज़्यादा का कैपेसिटर चाह रहे हैं जो इससे ज़्यादा चार्जेस स्टोर कर सके, 15 तक कर सके। तो फिर हम इन दोनों को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, या फिर हमें इससे कम चाहिए कैपेसिटेंस ना, 3 तक चाहिए, 2 तक चाहिए, 5 से बहरहाल कम चाहिए। तो फिर इन दो कैपेसिटेंस को हम कैसे कंबाइन करें कि हमें जो ओवरऑल कैपेसिटेंस मिले, कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस मिले वो 3 तक मिले या बिलो 5 मिले। तो ये कम्बिनेशन पे डिपेंड करता है कि हम इन दोनों कैपेसिटर्स को किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। दो तरीक़ों से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं, पैरेलल और सीरीज़। अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों के इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से इनका कैपेसिटेंस ज़्यादा बने तो फिर हम जो है ना इसमें पैरेलल कम्बिनेशन करते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इन दोनों इंडिविजुअल से भी कम कैपेसिटेंस का कैपेसिटर चाहिए तो फिर इन दोनों को हम सीरीज़ वाइज कंबाइन करते हैं। अब कैसे कंबाइन किया जाता है, अगर हम इसको पैरेलल तौर पे कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा कि हर कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव टर्मिनल दूसरे जो है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। ऐसी कम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल कम्बिनेशन। इसके डायग्राम को आप देख सकते हैं कि अब देखें कि इसमें ये रहा कैपेसिटर, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो दूसरे कैपेसिटर के पॉजिटिव टर्मिनल से यूँ देखें कनेक्ट हुआ हुआ है।
ठीक है। इसी तरीके से ये इसके पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ हुआ है और इसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इस तरीके की कम्बिनेशन पैरेलल कम्बिनेशन होती है और ओवरऑल जो चार्जेस होती हैं वो सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस के इक्वल हो जाती हैं। ठीक है। और जो कैपेसिटेंस होता है वो भी सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर्स का सम होता है। ठीक है। इस हिसाब से हमें कैपेसिटर जो इनका ओवरऑल मिलेगा वो इंडिविजुअल से ज़्यादा मिलेगा। इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, फाइंड आउट द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर। हमारे पास 4 कैपेसिटर है और चारों की वैल्यू क्या है, 1 माइक्रोफैरेड। कह रहे हैं कि अगर हम इसको पैरेलल वे में कनेक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा। तो 1 माइक्रोफैरेड का एक कैपेसिटेंस से चारों को अगर आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 4 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर। ठीक है। तो ये जो चार्ज इनकी बनेगी, दैट कैपेसिटेंस जो इनकी बनेगी ओवरऑल, तो वो हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड का। ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन अगर हम करवाना चाह रहे हैं तो उसका ऑपोजिट हो जाता है, यानी एक कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाएगा। इस तरीके की कम्बिनेशन को हम सीरीज कम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है। सीरीज कम्बिनेशन के अंदर जो फॉर्मूला बनता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस, यानी इस तरीके से जो ओवरऑल रिजल्टेंट इनका बनेगा दैट इज इंडिविजुअल कैपेसिटर का रेसिप्रोकल 1/C1 प्लस 1/C2, इसी तरीके से 1/C3, इस तरीके से जितने भी कैपेसिटेंस हो उनका रेसिप्रोकल ऐड किया जाता है। ठीक है। और इस तरीके से कुछ इसकी डायग्राम नज़र आएगी। अब देखें कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये देखें इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल इस कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके की कम्बिनेशन सीरीज़ कम्बिनेशन होती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ यूजेस, ऐसे इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल हुई भी नहीं है तो मैं सॉल्व भी नहीं करवा रही, शायद उसमें हो एमसीक्यू सॉल्व में आ जाए तो हम उसको डायरेक्टली वहीं से कर लेंगे। यूजेस ऑफ कैपेसिटर में वेरिएबल कैपेसिटर्स आ जाते हैं और भी ज़्यादा उनके नाम नेम वगैरह गिवन है। मुझे इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लगी थी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट लगी वो ये है कि ना हाई एफिशिएंसी से ये जो अप्लायंसेस जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है वो हाई एफिशिएंसी से वर्क कर रही होती हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ों में ये यूज़ होता है, सीलिंग फैंस होते हैं, एयर कंडीशंस होते हैं, कूलर्स होते हैं, उनमें भी यूज़ हो रहा होता है। तो हम डायरेक्टली अब एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाते हैं। अब हम इसके एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज़ ब्रांच और फर्स्ट एमसीक्यूज़ इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस जब रेस्ट में हो तो ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू यूनिट पॉजिटिव चार्जेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर। तो यहाँ पर कूलम्स लॉ अप्लाई हो रहा है। ठीक है। कूलम्स लॉ को अप्लाई करते हैं यहाँ पर। फोर्स मैग्नीट्यूड का फोर्स पूछ रहा है। ठीक है। सॉरी, फोर्स का मैग्नीट्यूड। और इसके लिए फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कह रहे कि ना Q1 Q2 दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ 1। यूनिट पॉजिटिव चार्जेस यानी यूनिट का मतलब होता है 1 मैग्नीट्यूड। आर यानी डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ 1 मीटर, उसका भी स्क्वायर कर लें तो ये 1 1 सब कुछ कैंसिल हो गया, बाकी बचा सिर्फ के। तो आंसर जो वैल्यू के की है वही आंसर में होगी। लेकिन यहाँ पर जैसे कि वैल्यूज के की गिवन नहीं है, डायरेक्टली लिखा हुआ है कि कूलम कांस्टेंट, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 इज कूलम्स लॉ मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विद। इसके फॉर्मूला को अगर हम देखें तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिजेंबलेंस दे रहा है, जिसमें हमने पढ़ा था ना F=G m1m2/r², तो कुछ इस तरीके का है, इसलिए ये इससे रिजेंबलेंस देता है। क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन इज 8 न्यूटन देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन एट द सेम डिस्टेंसेस। देखें डिस्टेंस सेम है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछी जा रही है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, मासेस पे डिपेंड तो करती नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से रिप्लेसमेंट से कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे कोई इफेक्ट पड़े, तो एफ न्यूटन ही रहेगी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये पैरेलल होगी। क्वेश्चन नंबर 6 द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था। क्वेश्चन 7 इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज व्हेन दे कनेक्टेड इन, तो कैपेसिटर जब पैरेलल कनेक्ट किया जाता है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है। फिर न्यूमेरिकल गिवन है कि टू कैपेसिटर ऑफ 8 माइक्रोफेराड आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। ये सॉल्व करते हैं, मैंने आपसे कहा था ना एमसीक्यूज में ये रिलेटेड एग्जाम्पल होगी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछा जा रहा है, सीरीज में कनेक्ट था, इस वजह से हम इसके रेसिप्रोकल को रख रहे हैं। ठीक है।
ये सी ई होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हर एक जो था वो 8 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर था। 1/8 प्लस 1/8 एलसीएम ले ली और 8 8 से कैंसिल, 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 2/8 हो जाएगा। ये 2 का टेबल 4 पर 8 पर तो 1/4 आ रहा है। लेकिन जैसे कि ये जो आंसर आ रहा है वो 1/इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का आ रहा है, हमें जस्ट सी ई चाहिए। तो ये जो वैल्यू है ना ये रिवर्स हो जाएगी, यानी 4 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे। तो इस हिसाब से आंसर क्या आ रहा है 4। तो ऑप्शन इज 4 माइक्रोफेरेड, जो कि इसमें नहीं है। यहाँ पर मिस्टेकनली 1/4 लिखा गया है, यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड आएगा। ठीक है क्योंकि हमसे आंसर में जो है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया। अगर हमसे उसका रेसिप्रोकल पूछा जाता तो हम 1/4 को टिक लगाते। 9 क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। इफ़ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल्ड देन द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ठीक है, एरिया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एरिया से कैपेसिटेंस का कोई इफेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप कि आपको समझ में आया होगा। इसको रिवाइज भी करते रहें, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया है और अभी तक डेट भी नहीं आई है। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।